नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के बाई SG सर में। देखिए मित्रों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और चैप्टर का नाम है गुप्तकाल। क्या नाम है? गुप्तकाल। और ये अपने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। देखो साथियों, गुप्तकाल चैप्टर एक ऐसा अध्याय है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा कि जिसमें गुप्त काल से संबंधित प्रश्न न आए हो। इतिहास में आज तक आरपीएससी के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ हो जिसमें गुप्त काल से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया हो। 100% इनमें से 2 या 3% निश्चिंत ही आते हैं। और चलो तो हम शुरुआत करते हैं गुप्त काल से संबंधित। तो देखो मित्रों, हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं गुप्तकाल। तो वैसे तो गुप्तकाल से संबंधित अनेकों प्रश्न बनते हैं। कितने? अनेकों प्रश्न गुप्तकाल से संबंधित बनते हैं, परंतु हम आज उन विशेष प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उन्हीं प्रश्नों का विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे चैप्टर की ओर। और आज का साथियों हमारा पहला बिंदु है गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। तो देखो, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले स्थापना के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई वो वंश कितना पुराना है, कब इनकी स्थापना हुई। तो 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में मित्रों गुप्त वंश की स्थापना हुई। किसने की थी? श्री गुप्त के द्वारा। उत्तराधिकारी घटोत्कच था उस समय, उसके द्वारा की गई थी, श्री गुप्त के द्वारा। फिर साथियों देखो, साथियों एक एक पॉइंट को नोट करते रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने ताकि प्रत्येक बिंदु आपके पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ सके। और हिंट, एक एक हिंट को अपन ध्यान से सुने ताकि आपके परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत बना सके। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखो, श्रीगुप्त ने की थी। उत्तराधिकारी किसका थे? घटोत्कच का। गुप्त वंश की किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने महाधीराज जो की उपाधि धारण की थी। मित्रों, अगला बिंदु हमारा आर्यभट्ट कौन था? ये एक महान खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। मित्रों, आर्यभट्ट के बारे में आज हम जितनी भी चर्चा करें बहुत कम है, क्योंकि आर्यभट्ट महान गणितज्ञ था, दशमलव पद्धति का ज्ञान कराने वाला था, शून्य की का ज्ञान कराने वाला था। आर्यभट्ट ने जो चंद्रमा है, आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसके बारे में सुना है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसका कारण बताया था कि जो चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों के कारण जो चंद्र ग्रहण होता है, और इसलिए उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो सही आकलन है और चंद्रकलाएँ हैं उनका भी, चंद्रकलाएँ किसे कहते हैं, चंद्रकलाएँ क्या है, तो चंद्रमा की जो घटती बढ़ती आकृति है उनको चंद्रकलाएँ हैं। और जो पृथ्वी का सही व्यास है, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आर्यभट्ट ने बताई थी। और भी हमारे भारत के अनेक खगोल शास्त्री थे, ब्राह्मीर थे, भास्कराचार्य द्वितीय थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला बिंदु है हमारा आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे। यानी आज जब आर्यभट्ट जो है का जन्म हुआ या वो किस वंश के समकालीन थे, तो उसका जीवन था वो गुप्त वंश के समकालीन था। उसके उस समय गुप्त वंश जो है राज कर रहा था। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? अब ये भी जानना बहुत जो अच्छा रहेगा कि भाई बहुत ज़रूरी है कि अब जब हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी भाषा थी, क्योंकि जो ग्रंथ मिले होंगे, सिक्के मिले होंगे, वो भाषा कौन सी थी? वहाँ की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है मित्रों, गुप्त राजवंश ने किस शासन के ने जो है हुणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने
हुणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। मित्रों, हम प्राचीन भारत की जो कला और स्थापत्य की बात करें तो जो सर्वाधिक कलाकृतियाँ हैं, सर्वाधिक मंदिर हैं, सर्वाधिक गुफाएं हैं, सर्वाधिक चित्रकारी हैं, तो वो गुप्त काल के समय ही बनी थी। फिर है अजंता एवं एलोरा की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? ये भी गुप्त काल से संबंधित है, अजंता और एलोरा की कलाएं। फिर है कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की राज दरबारी कवि थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका उपनाम था विक्रमादित्य, उसकी उपाधि थी, और ये राज जो कालिदास के दरबार में थे। देखो साथियों, इन्होंने जो है लगभग 7 कृतियों की रचना की थी, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव और विक्रम मौर्य वंशीय, तो अनेक जो हैं इन्होंने रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। तो साथियों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने, अपने पास एक नोटबुक ले लें ताकि उसमें आप एक एक पॉइंट को जो है ध्यान से लिख सको। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है। देखो मित्रों, प्रश्न अगला बिंदु पहले उन्होंने पढ़ा था अजंता की जो चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो है गुप्त काल के समय बौद्ध धर्म जो है काफ़ी जो है फला फूला था। अगला है चीनी यात्री फाहियान। देखो चीनी यात्री फाहियान और किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो 2 चीनी यात्री बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं हमारे यहाँ पर, एक तो ह्वेंशांग, एक फाहियान। तो मित्रों ध्यान रखना कि जो ह्वेंशांग था उस समय तो वो किसके समय आया था? तो ह्वेंशांग हर्षवर्धन के समय, और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासन ने की थी? तो वाकाटक वंश के शासक ने सेतुबंध की रचना की थी। अगला बिंदु है मित्रों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है, वीणा बजाने में निपुण कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है? ये देखो आ गया, समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों समुद्रगुप्त यदि भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है तो साथियों इसको जो है भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? यानी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा क्या किसने दिया? हमने देखा कि भाई जो समुद्रगुप्त है जो उसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। यानी कौन सा गुप्त शासक है जिसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त। तो इसको जो है ये संज्ञा किसने दी थी? तो साथियों ये दी थी विंसरेट स्तंभ ने। विंसरेट स्तंभ ने जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी, विंसरेट स्तंभ ने। स्कंदगुप्त को किस लेख में स्क्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को स्कंदगुप्त को जो है स्क्रोपम कहा गया है। गुप्त काल की सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ध्यान रखना मित्रों, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। फिर अगला है साथियों, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी के अंदर? देखो जो दिल्ली के अंदर लौह स्तंभ है वो किस सदी में निर्मित हुआ था? तो वो 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फुकुओकी
की में किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का फू कुओ की में वर्णन मिलता है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और एक सब्सक्राइब करने के बाद एक जो इस प्रकार की आपको घंटी दिखाई देगी उस घंटी पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो आपको मिल सके। और मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में नहीं छोड़ें ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ सके। और इसके अलावा मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। फिर मित्रों, अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के, जिन्होंने प्रयाग प्रस्थिति नामक जो स्तंभ लेख लिखा था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? तो कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य को रचा था। मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई कालिदास ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें कुमार संभव नामक नाटक है। ये कुमार संभव क्या था? नाटक था। इसकी रचना भी कालिदास ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किस युग में हुई थी? ये गुप्त युग में ही हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग भू राजस्व की दर थी। यानी जैसे उपज का छठा भाग का मतलब होता है जैसे उपज हो गई 5 भाग तो किसान रखता था, और जो छठा भाग उपज का होता था वो राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता है? ये गुप्त युग की विशेषता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए? तो वो थे गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए। फिर मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, वो है कि भाई महरौली स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बना है। ध्यान रखना मित्रों, जो महरौली स्थित लोह स्तंभ है दिल्ली के अंदर, वो किसके स्मृति में याद बना है? वो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बना हुआ है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, ये भी नाटक है। देखो 3 नाटक है, विक्रम मौर्य वंशीय, मालविकाग्निमित्र और कुमार अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये किस नाटक किसकी कृति है? तो यानी ये मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक कौन था? वो अग्निमित्र नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख में मिलता है, जिसका दरबारी जो है कवि था हरिसेन। फिर है मित्रों, अगला है हमारा, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, वो भी गुप्त काल में हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? तो देखो ये अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ, जो विश्व के 100 ग्रंथों में से जो है इसकी सूची में ये सम्मिलित किया गया है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो भी एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। ये बयाना है जो हमारे राजस्थान के अंदर पड़ता है, भरतपुर वहाँ पर पड़ता है। वहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। हमारा भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और भरतपुर के अंदर एक लोहागढ़ का किला है। भरतपुर की स्थापना महाराजा जाट राजा जो है सूरजमल ने की थी, और भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो फिर अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक का नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो रूपक को। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। मैंने बताया था पहले कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कृति है जो विश्व के 100 ग्रंथों में उसकी कृति की का जो है अनुवाद किया जाता है, जो सम्मिलित की गई है। गणित की दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जो मौर्य युग में को जाता है। और देखो इसमें मौर्य युग का भी मिलेगा आपको कहीं पर, गुप्त युग का भी मिलेगा।
किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। फिर आर्यभट्ट ने गणित को जो खगोल शास्त्र से पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम जो है नवनीतकम, गुप्त काल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम का संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? वो रामगुप्त था, जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का संबंध जो हूणों से है। किससे है? हूणों से मिहिर कुल का संबंध। फिर अगला बिंदु है हमारे मित्रों, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ग्रहण की थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सर्व राज्योच्छेदता की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो भी समुद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछ ले कि भाई जो है गुप्त संवत की स्थापना कब व किस समय हुई थी और किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो गुप्त वंश की चंद्रगुप्त जो प्रथम के शासनकाल में 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो ध्यान रखना मित्रों, 241 वर्षों का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा था? जो है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो विंसरेट इस्मथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को किसने कहा था? विंसरेट इस्मथ ने। गुप्त काल की प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार प्राचीन काल में कब मिला? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? वो लिखा था आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत है जो सूर्य के अध्ययन से संबंधित जो पुस्तक थी, उसकी सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी वो मित्रों की थी आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वो 415 ईस्वी में शुरू हुई थी और 454 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ था। तो मित्रों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके महत्वपूर्ण नोट्स की। तो मित्रों आप अपना प्यार सपोर्ट YouTube पर बनाए रखें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। धन्यवाद।